नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस के हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था हमारी जो महातांडव सीरीज शुरू हुई है टेस्ट सीरीज की, जो आपके एग्जाम में बड़ा ही काम आने वाली है, उसका एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। हमने केवल 20 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जो हमारे डेटा है और भी जो हमारे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हमने सॉल्व किए थे। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए महातांडव सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। वो एक नए पेपर के साथ, नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ, ठीक है, मिलकर बैठते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा, ठीक है, कि भाई तानसेन के बारे में। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा होगा, अगर कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स पे जाके अपने प्रश्न भी दे सकते हैं हमें। तो अगला आज का हमारा क्वेश्चन है कि भाई तानसेन के बचपन का नाम क्या था। सब जानते हैं तानसेन के बारे में, तो याद रखिए हमने तानसेन के बारे में पढ़ा भी था। ठीक है, हमने जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक में से पढ़ा था, आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक में से हमने देखा था पर्सनैलिटीज में तानसेन के बारे में। अब तानसेन का जन्म कहाँ पे हुआ था मालूम है, ग्वालियर में हुआ था। मकबरा कहाँ पर है ये भी मालूम है, ग्वालियर में मकबरा है। तो तानसेन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तानसेन का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, ग्वालियर में है। तानसेन को याद रखिए मकबरा है इनका, क्यों, इनको दफनाया गया था। इनके जो गुरु हैं वो कौन है, गौस मोहम्मद। गौस मोहम्मद के पास ही इनको दफनाया गया। तो जो मोहम्मद गौस या गौस मोहम्मद हैं, इनके गुरु हैं कौन, तानसेन के, ये मालूम होना चाहिए। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ। समाधि कहाँ पर है, समाधि भी इनकी ग्वालियर में है। तो केवल तानसेन से बेसिक क्वेश्चन नहीं आ सकते, तानसेन से कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने पढ़ा था कि तानसेन ने अपने दरबारी जीवन कहाँ से शुरू किया था, रामचंद्र के दरबार से शुरू किया था। रामचंद्र या राय के दरबार से शुरू किया था। ये कहाँ के शासक थे, रीवा के शासक थे, याद रखिएगा, रामचंद्र देव। ठीक है, रामचंद्र देव, ठीक है, ना कि राय, रामचंद्र देव के दरबार से शुरू किया था अपना दरबारी जीवन। जब अकबर ने रीवा पर आक्रमण किया तो रामचंद्र देव के दरबार से ही अकबर अपने साथ किसको ले गए, तानसेन को ले गए अकबर, मुगल बादशाह अकबर। अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, याद रखिएगा, अकबर के जो नवरत्न हैं इनमें शामिल हैं कौन, तानसेन। तो देखिए तानसेन से केवल एक क्वेश्चन नहीं पूछा रहा है बचपन का नाम क्या था, तानसेन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं कि रीवा के राजा रामचंद्र देव के यहाँ पहले बार अपने यहाँ गायन शुरू किया, परंपरा शुरू करी, उनके दरबारी कवि रख के संगीतकार बने। दूसरा, अकबर ने नवरत्नों में शामिल किया। ग्वालियर में जन्म हुआ, ग्वालियर में समाधि है। गुरु का नाम कौन है, क्या नाम है, गौस मोहम्मद। याद रखिए, इतनी जानकारी तो कम से कम मालूम होना चाहिए तानसेन के बारे में। तानसेन समारोह कहाँ पर होता है, तानसेन समारोह ग्वालियर में होता है। जो व्यक्ति जहाँ जन्म हुआ वहीं उसकी मृत्यु हुई, ठीक है, जहाँ उसका दफनाया गया है, मकबरा है, समारोह भी वहीं पर ही होगा। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है, तानसेन समारोह कहाँ पर होता है, तानसेन समारोह ग्वालियर में होता है। अब आते हैं इसकी क्वेश्चन पर, कि क्वेश्चन पूछा गया है भाई तानसेन के बचपन का नाम क्या था। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, रामतनु पांडे। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। याद रखिए, रामतनु पांडे किसका मूल नाम है, याद रखिए तानसेन का नाम है। अब एक अगर हम केवल इतना ही पढ़ के छोड़ देंगे रामतनु पांडे किसका नाम है, तानसेन का नाम है, तो ऐसे क्वेश्चन तो फिर हो गए हमारे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे फिर वो गलत हो जाएंगे। तो उससे रिलेटेड देखिए 4 में से 5 क्वेश्चन हमने केवल 2 सेकंड में ही तैयार कर लिए, 2 मिनट में तैयार कर लिए। जैसे तानसेन सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ, तानसेन की समाधि कहाँ, समाधि या मकबरा कहाँ पर है, समाधि नहीं कहेंगे, इसको हम मकबरा कहेंगे। ठीक है, मकबरा कहाँ पर है, ग्वालियर में है। तानसेन के गुरु कौन थे, गौस मोहम्मद। तानसेन किसके नवरत्नों में शामिल हैं, अकबर के नवरत्नों में शामिल हैं। तानसेन ने सबसे पहले जो अपना क्या कह सकते हैं प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ, उनका उनका सबसे पहला प्लेसमेंट हुआ रामचंद्र देव के दरबार में, रीवा के राजा हैं। अकबर के पास कैसे पहुंचे, जब अकबर ने रीवा पे आक्रमण किया, तानसेन के बारे में जाना और तानसेन से जब संगीत सुना तो उनको अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। तो इसका आंसर क्या आएगा, रामतनु पांडे। ठीक है, क्लियर है। तो तानसेन का बचपन का नाम क्या है, रामतनु पांडे। तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि भाई लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ। ये टॉपिक हमने पढ़ा भी था, याद रखिएगा। क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि फरवरी, ठीक है, 2022 में ही, याद रखिए, लता मंगेशकर की मृत्यु हो गई। ठीक है, इनकी डेथ हुई है। अब क्वेश्चन एक्चुअली पूछ सकते हैं, करंट का क्वेश्चन, 1 साल पुराना करंट है अपने आप में। तो लता मंगेशकर का जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था 1929 में हुआ था। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई किस जिले में हुआ, जन्म तो हुआ लेकिन किस जिले में हुआ, मृत्यु कहाँ पे हुई है, मृत्यु तो मुंबई में हुई है, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुई है। तो जन्म कहाँ पे हुआ, तो जन्म याद रखिएगा 1929 में इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, इंदौर में। कहाँ पे हुआ जन्म, इंदौर में हुआ था। यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्म हुआ है लता मंगेशकर का 1929 में। डेथ कहाँ पे हुई, 2022 में, 2022 में डेथ हुई मुंबई में।
एक क्वेश्चन और बन सकता है, लता मंगेशकर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो लता मंगेशकर को क्या दिया गया, लता मंगेशकर को दिया गया है भारत रत्न सम्मान, याद रखिएगा। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, भारत रत्न सम्मान जो लता मंगेशकर को दिया गया वो कब दिया गया था, 2001 में दिया गया था, याद रखिए। एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 2001 में दिया गया था लता मंगेशकर को आपके भारत रत्न सम्मान। तो लता मंगेशकर जो है पर्सनैलिटी है, वहाँ के सिलेबस में शामिल किया गया व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी जो एमपी की महान लोग हैं अपने आप में, जिनका बहुत ही नाम है और रुतबा है, तो ऐसे लोगों के बारे में मालूम होना चाहिए। तो लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ था 1929 में, ठीक है, याद रखिएगा। जन्म का मृत्यु कहाँ पर हुई, मुंबई में मृत्यु हुई 2022 में, फरवरी 2022 में। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है उससे सम्मानित किया गया 2001 में। तो देखिए 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एक तो मुंबई डेथ वाला क्वेश्चन आ सकता है, संभावना बहुत ज्यादा होती है ऐसे क्वेश्चन आने की, जन्म कब हुआ ये भी मालूम पड़ा, और भारत रत्न कब मिला ये भी मालूम पड़ा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इंदौर। इंदौर में जन्म हुआ 1929 में, क्लियर है, 1929 में इंदौर में जन्म हुआ था लता मंगेशकर का, ठीक है, याद रखिए। एक और क्वेश्चन बन सकता है, लता मंगेशकर कहते क्या है, इन्हें कहते हैं स्वर कोकिला, याद रखिएगा, क्या कहते हैं, स्वर कोकिला कहा जाता है, ठीक है। एक और मालूम पड़ा कि लता मंगेशकर की उपाधि क्या है, इनका जो टाइटल है अपने आप में दुनिया इनको नाम से जानती है, स्वर कोकिला कहा जाता है, क्लियर है यहाँ तक। एक और क्वेश्चन मालूम पड़ गया हमें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद आमिर खां किस संगीत घराने से संबंधित हैं। जब हमने टॉपिक पढ़ा था पर्सनैलिटी वाले टॉपिक्स में, हमने बहुत सारे घराने पढ़े थे, ग्वालियर घराना और इंदौर घराना। मध्य प्रदेश में, ठीक है, संगीत के 2 घराने हैं, एक है इंदौर घराना, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, इंदौर घराना, ठीक है, इंदौर घराना, और दूसरा है कौन सा, ग्वालियर घराना। अब इंदौर घराना पूछा गया है तो ग्वालियर घराना भी पूछ सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि इंदौर घराने से क्वेश्चन बनता रहेगा हमेशा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखिए इंदौर घराने की क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो याद रखिए उस्ताद आमिर खां का नाम हमेशा याद रखिएगा, उस्ताद आमिर खां का नाम हमेशा चर्चा में है, याद रखिएगा, ठीक है। तो उस्ताद आमिर खां, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया उस्ताद आमिर खां का संबंध किससे है, तो आंसर क्या आएगा, इंदौर घराने से है। तो लेकिन ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन है, या ग्वालियर घराने से किसका संबंध है। तो याद रखिए ग्वालियर घराने की अगर हम बात करें, ग्वालियर घराने से बड़े महत्वपूर्ण जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो हैं शंकर पंडित, ठीक है, याद रखिए, और कृष्ण राव पंडित। तो कृष्ण राव पंडित और शंकर पंडित ये 2 ऐसे महान शख्सियत हैं संगीत के क्षेत्र की, जिनका संबंध किससे है, जिनका संबंध ग्वालियर घराने से है, क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पे इंदौर घराने का संबंध किससे है, उस्ताद आमिर खां से है। ऐसे ही शंकर पंडित और कृष्ण राव पंडित का संबंध है ग्वालियर घराने से। ये हमारे 2 क्वेश्चन और सॉल्व हो गए। ऐसा तो है नहीं कि पेपर में केवल आपके उस्ताद आमिर खां का नाम ही आएगा या केवल इंदौर घराने का नाम ही आएगा, ग्वालियर घराने का नाम भी आ सकता है, क्लियर यहाँ तक। तो हमारे लिए जयपुर और बनारस घराना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जयपुर राजस्थान में आता है, बनारस उत्तर प्रदेश में आता है, लेकिन ग्वालियर और इंदौर तो मध्य प्रदेश में आते हैं ना, इसलिए एमपी वाले 2 घराने बड़े फेमस हैं, इसलिए दोनों संबंधित क्वेश्चन मालूम होने चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, इंदौर घराना, क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए इंदौर घराने से संबंध है किसका, उस्ताद आमिर खां का। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय परमाणु प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक अनिल काकोडकर का संबंध किस जिले से है। पहले तो इनका नाम मालूम होना चाहिए, इनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। आपने सुना होगा 1998 में, ठीक है, पोखरण हमने परीक्षण किया था, ठीक है, पोखरण परीक्षण किया था। कहां पर है पोखरण, राजस्थान में आता है। इस पोखरण परीक्षण का नाम क्या था, इस पोखरण परीक्षण का नाम था शक्ति 98। क्या नाम था, शक्ति 98। इस परीक्षण को नाम दिया गया था शक्ति 98 पोखरण परीक्षण के दौरान। इस समय जो किसकी देखरेख में हुआ था, सुपरवाइज किसके सुपरविजन में हुआ था, हम सब जानते हैं डॉक्टर स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान के देखरेख में हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ही सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन उस समय जो परमाणु वैज्ञानिक है भारत के, जो मध्य प्रदेश के जो भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं, वो कौन है, अनिल काकोडकर कहते हैं, याद रखिएगा। इनका नाम क्या है, अनिल काकोडकर, ठीक है। तो अनिल काकोडकर का जो है वो कौन से जिले के, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो है बड़वानी जिले के। तो देखिए अनिल काकोडकर का जब नाम आता है तो यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, इनका संबंध पोखरण परीक्षण से है। दूसरा, पोखरण परीक्षण का नाम क्या था, शक्ति 98 था।
एपीजे अब्दुल कलाम के साथ मिलकर ये वैज्ञानिक, वो वैज्ञानिक जिन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम और अनिल काकोडकर, इन दो लोगों ने मिलकर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने में अहम भूमिका निभाई है। तो केवल हमें आंसर नहीं निकालना कि बड़वानी पढ़ लो याद हो गया, हमें अनिल काकोडकर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय जो परमाणु ऊर्जा विभाग है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग, जो भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग है, एनर्जी कैपिटल कमीशन है, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे कौन? अनिल काकोडकर। क्लियर याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखिएगा। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे उस समय, पूरी देखरेख और एपीजे अब्दुल कलाम और अनिल काकोडकर के कंधों पर ही ये पूरा अभियान, ये पूरा शक्ति 98 परीक्षण का दामोदार था। क्लियर थे? तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कौन से जिले में इनका जन्म हुआ है? बड़वानी जिले में इनका जन्म हुआ है 1943 में। क्लियर यहाँ तक? याद रखिएगा। तो कुछ क्वेश्चन केवल डायरेक्ट पढ़ने के लिए नहीं होते हैं, उनसे संबंधित जानकारी भी आपको होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी, ठीक है, याद रखिएगा। तो उससे संबंधित जानकारी भी आपको होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? हम सब जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर। क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? यही सबसे बड़ी विडंबना है कि भारत रत्न जैसा बड़ा सम्मान बहुत लेट मिला है डॉक्टर अंबेडकर को। सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर अंबेडकर को बहुत समय के बाद जाके भारत रत्न मिला है। उससे पहले तो कई लोगों को मिल चुका था, ऐसा नहीं जिनको मिल चुका कि वो योग्य नहीं थे, वो भी योग्य थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुत लंबा समय बाद जाके मिला है। देखा जाए तो याद रखिए कब मिला है? 1990 में मिला। बहुत लंबा समय होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 1955 में लगभग उनकी मृत्यु हो चुकी थी, याद रखिए, लेकिन 1990 में जाके उनको भारत सम्मान दिया गया था। डॉक्टर अंबेडकर से क्वेश्चन क्यों आ सकते हैं? याद रखिए डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था महू में, और महू को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इन्हें कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर नगर कहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर नगर किसे कहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर नगर नाम है किसका? महू का। और महू कहां पर है? इंदौर में। तो मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में ही, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, महू में जब एक संस्थान बना हुआ है सामाजिक विज्ञान संस्थान, इसका नाम ही रखा गया है डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान। डॉक्टर अंबेडकर सोशल साइंस इंस्टीट्यूट नाम रखा गया है इसका, जो कहां पर है? महू में है। और इसी महू में जन्म हुआ था किसका? डॉक्टर अंबेडकर का। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन कब ये नहीं पूछा जा रहा है कि भारत रत्न कब मिला, ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का मध्य प्रदेश से क्या संबंध है, क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में ही इनका जन्म हुआ था, और महू का नाम डॉक्टर अंबेडकर नगर रखा गया है, नया नाम, याद रखिएगा। तो कब मिला भारत रत्न? 1990 में मिला था डॉक्टर अंबेडकर को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला है पार्श्व गायिका गायक किशोर कुमार का जन्म किस जिले में हुआ? अभी क्वेश्चन बना था कि लता मंगेशकर जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था इंदौर में। और ऐसे ही याद रखिएगा, किशोर कुमार और लता मंगेशकर दोनों का जन्म 1929 में हुआ है, याद रखिएगा। दोनों का जो बर्थ ईयर है वो सेम है, जन्म वर्ष है वो समान है, 1929। बस शहर अलग है, और दोनों ही मध्य प्रदेश में हुए हैं। लता मंगेशकर का जन्म हुआ है इंदौर में, और किशोर कुमार का जन्म हुआ है खंडवा में, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, किशोर कुमार की समाधि कहाँ पर है? याद रखिएगा, किशोर कुमार की जो समाधि है वो है खंडवा में। एक और क्वेश्चन बन गया हमारा। तो किशोर कुमार की समाधि कहाँ पर है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से एक और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए, तो यहाँ से मालूम पड़ा कि 1929 में ही जन्म हुआ है किसका? ठीक है, लता मंगेशकर का भी, और 1929 में ही जन्म हुआ है आपके किशोर कुमार का भी। तो किशोर कुमार का जन्म हुआ खंडवा में, और लता मंगेशकर का जन्म हुआ इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन चट्टानों को मैग्नीज की प्राप्ति की जाती है? किन चट्टानों से मैग्नीज मिलता है मध्य प्रदेश में? याद रखिएगा। अगर हम मध्य प्रदेश का थोड़ा सा मैप देख लें, बस इस मैप से ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अभ्यास को मैप को देखिए, इस मैप से ही आपके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ताकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखिए। ठीक है, ये जो इलाका दिख रहा है आपको, ठीक है, ये कहलाता है धारवाड़ का इलाका। कौन सा इलाका कहलाता है? धारवाड़ का इलाका। ठीक है, ये इलाका कहलाता है गोंडवाना का इलाका। ठीक है, क्या नाम है? गोंडवाना का इलाका। ये जो बीच का इलाका दिख रहा है, ठीक है, ये कहलाता है विंध्य का इलाका। ठीक है, विंध्य का इलाका। ये जो इलाका दिख रहा है, ठीक है, ये इलाका, इसे कहते हैं आर्कियन एरा, आर्कियन इलाका। ठीक है, ये इलाका कहलाता है दक्कन ट्रैप, दक्कन का इलाका, दक्कन ट्रैप। ठीक, ऐसे ही बटा हुआ है।
ये बीच का जो इलाका बचा, ठीक है, याद रखिए ये जो इलाका दिख रहा है आपको, ये कहलाता है कुड़प्पा का इलाका, कुड़प्पा जोन। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए रॉक्स जो होती है, चट्टाने होती हैं, इसको ऐसे ही बांटा गया है इन्हीं नामों से और इन्हीं इलाकों से। अब क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जो विंध्य समूह की सॉरी जो मैग्नीज है वो कहाँ से मिलता है। हम सब जानते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मैग्नीज मिलता है बालाघाट से। कहाँ से मिलता है? बालाघाट से। और कहाँ से मिलता है? छिंदवाड़ा से। ये दो डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं मध्य प्रदेश में जहां से सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है? मैग्नीज मिलता है। तो बताइए आंसर क्या होगा? बालाघाट और छिंदवाड़ा दोनों ही कहां से आ रहा है? धारवाड़ से। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा धारवाड़ की क्रम से चट्टानों से मिलता है क्या? मैग्नीज। क्लियर है? कोई समस्या इसमें? बन गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से मिलता है। तो आपको केवल ये डायग्राम याद है तो भी काम हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया कोयला कहां से मिलता है। सबसे ज्यादा कोयला मिलता है हमें कहां से? सोहागपुर से। ठीक है, अनूप आपका सोहागपुर का इलाका, उमरिया का इलाका, सिंगरौली सीधी का इलाका, ये सब कहां पर आते हैं? सब गोंडवाना में आते हैं। तो गोंडवाना से क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा। बस यही क्रम मालूम होना चाहिए। यही डायग्राम आपको बहुत हेल्प करेगा पेपर सॉल्व कराने में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का उत्खनन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो पेपर ऊपर से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आप तक डिटेल में जाके नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बनाने वाले इसलिए बनाते हैं ताकि थोड़ा से आपका ट्रिकी क्वेश्चन बनाएं, ताकि आप तुक्का मारें। याद रखिए, माइनस मार्किंग तो मत मारें ऐसे क्वेश्चनों में आंसर, तो याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बॉक्साइट का उत्पादन मध्य प्रदेश में कब से शुरू हुआ। याद रखिए पहली बात तो ये कि बॉक्साइट का मध्य प्रदेश में बहुत सीमित उत्पादन होता है। हमारे यहाँ जो होता है कटनी से बॉक्साइट मिलता है, हमारे यहाँ अनूपपुर से बॉक्साइट मिलता है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से मिलता है, और शहडोल डिस्ट्रिक्ट से मिलता है। याद रखिए। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गया, मध्य प्रदेश में जो बॉक्साइट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से मिलता है, कौन से जिले से मिलता है? कटनी, अनूपपुर और शहडोल जिले से मिलता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि भाई बॉक्साइट किसका अयस्क है, किसका और है? याद रखिएगा। याद रखिए, तो किसका और है ये? अयस्क किसका है ये? ठीक है, ये है एल्यूमिनियम का अयस्क। तो बॉक्साइट से क्या बनेगा? बॉक्साइट से बनता है एल्यूमिनियम। तो ये तो मालूम ही होगा, आपका टेक्निकल एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन मालूम ही होंगे। एल्यूमिनियम याद रखिएगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस वर्ष प्रारंभ हुआ। याद रखिएगा। तो अंतर सबसे बड़ी समस्या आती है, शुरुआत हुई थी कटनी जिले से 1908 में। तो मध्य प्रदेश में कटनी जिले से सबसे पहले 1908 में आपके उत्खनन माइनिंग शुरू हुई थी बॉक्साइट की। तो आंसर क्या आएगा? 1908 कटनी। लेकिन कटनी तो लिखा नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक और क्वेश्चन बन गया कि मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार जो उत्खनन किया गया है बॉक्साइट का, वो कहां से किया गया? कटनी से किया गया। कब किया गया? 1908। यानी अभी के क्वेश्चन में क्या बना, क्वेश्चन आ रहा है कब किया गया। ये तो क्वेश्चन बना नहीं कहां से किया गया। अगला क्वेश्चन अगर आ जाए कहां से किया गया, तो आंसर क्या लगा देंगे? कटनी। क्लियर है यहाँ तक? याद रखिएगा। तो आंसर यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। तो 1960 नहीं है जी, 1908 है। याद रखिए 1908 से कटनी से शुरू हुआ था सबसे पहले प्रोडक्शन। चलिए अगला आता है मध्य प्रदेश में लोहा अयस्क, आयरन और, ठीक है, किस क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है? याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश में आयरन, याद रखिएगा, हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की स्थापना के बाद से मध्य प्रदेश का आयरन प्रोडक्शन बहुत कम होता है, क्योंकि ज्यादातर छत्तीसगढ़ में चला गया इलाका, कोरबा का इलाका, भिलाई का इलाका। याद रखिए इसके अलावा जो महत्वपूर्ण इलाकों में से एक है राजनांदगांव का इलाका। ठीक है, ये बिलासपुर का इलाका, ये पूरी बेल्ट ही क्या थी, छत्तीसगढ़ में चली गई है। तो एमपी में आयरन प्रोडक्शन बहुत सीमित मात्रा में होता है। और जो छत्तीसगढ़ का इलाका लगा हुआ था, कौन सा इलाका लगा था? बघेलखंड का इलाका, और याद रखिए मैकाल रेंज का इलाका लगा हुआ था छत्तीसगढ़ से। याद रखिएगा। तो अगर हमारा क्वेश्चन अगर आ जाए कि भाई लोहा अयस्क का उत्पादन कहाँ से होता है, तो वो इलाका ढूंढिए सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ हो। तो छत्तीसगढ़ से कौन सा इलाका लगा होगा? अभी हमने मैप देखा था, याद रखिए, देखा था मैप। छत्तीसगढ़ से कौन से इलाके लगे हैं? गोंडवाना और धारवाड़। लेकिन गोंडवाना से मिलता है केवल कोयला, तो धारवाड़ से बचा। धारवाड़ जका हुआ इलाका है। छत्तीसगढ़ की स्थापना के बाद से कोल आपके आयरन प्रोडक्शन हमारे यहाँ बहुत कम हो चुका है। ज्यादातर आयरन जो कोल्ड फील्ड है, लोहा अयस्क के जो क्षेत्र हैं, वो कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ चले गए। तो हम ऐसे में पश्चिम के इलाके, उत्तर के इलाके क्यों आंसर लगाएंगे? हम तो वो आंसर लगाएंगे जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इलाके हों। और छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए दो इलाके हैं, गोंडवाना और धारवाड़। लेकिन गोंडवाना हम जानते हैं, गोंडवाना में मिलता है कोयला, वहां लोहा नहीं मिलता है। तो आंसर क्या बचा हमारा? धारवाड़। तो ऐसे आंसर में क्या लगा दें हम? याद रखिए। ठीक है, तो लोहा अयस्क कहां से मिलेगा? आंसर आ गया सीधा धारवाड़। क्लियर है यहाँ तक? याद रखिएगा। तो यही आंसर लॉजिक होता है पेपर में आपके
तुक्का मारने का भी। अगर नहीं भी मालूम हो तो दिमाग लगाइए कम से कम कि भाई छत्तीसगढ़ का इलाका है, सबसे बड़ा लोहा इसका इलाका था 2000 से पहले। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना होने के बाद ही बहुत बड़ा इलाका मध्य प्रदेश से कहाँ कट चला गया, मध्य प्रदेश का खनिज संपन्न क्षेत्र कहाँ चला गया छत्तीसगढ़ में। तो वो इलाका अलग होगा ना जहाँ पे पहले से था। तो भाई धारवाड़ का इलाका और गोंडवाना का इलाका से छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई अलग हुआ है थोड़ा सा। तो हम ऐसे स्थिति में याद रखिए, ऐसी स्थिति में विंध्य या कोड़प्पा क्यों लगा दें? कोड़प्पा तो हमारा कहाँ पर है? ग्वालियर के इलाकों में, ठीक है। विंध्य इलाका कहाँ पर है हमारा? कटनी के इलाकों में, सागर के इलाकों में। ये कौन अलग हुआ है? अलग कौन हुआ है? धारवाड़ का इलाका। क्लियर है? तो आंसर क्या आ जाएगा? धारवाड़ का इलाका। चलिए अब आता है मध्य प्रदेश में चीनी मिट्टी के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है? चीनी मिट्टी मतलब याद रखिएगा, चीनी मिट्टी की बात हो रही है, सिरेमिक की बात हो रही है, ठीक है, याद रखिए। और सब सिरेमिक की बात होती है तो सिरेमिक की जो इंडस्ट्री की बात होती है, चीनी मिट्टी के बर्तन की बात होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता सिरेमिक पॉट यानी चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग कहाँ पर है, याद रखिए, तो आंसर लगाते हैं आप ग्वालियर, ठीक है। लेकिन यहाँ पॉट की बात नहीं हो रही है, यहाँ बर्तनों की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि भाई प्रोडक्शन में कौन आगे है चीनी मिट्टी के उत्पादन में, सिरेमिक के उत्पादन में। तो सीधा आंसर लगाइए रीवा। क्यों? सिंगरौली है कोयले के उत्पादन में, याद रखिएगा। अनूपपुर है बॉक्साइट के उत्पादन में, सीधी है कोयले के उत्पादन में। रीवा में क्या मिलता है? रीवा में दो चीज मिलती हैं, एक है जिप्सम और एक है चीनी मिट्टी, याद रखिएगा। तो रीवा जो फेमस है वो किसके लिए फेमस है? वो चीनी मिट्टी के लिए फेमस है, ठीक है, चीनी मिट्टी। और दूसरा किसके लिए फेमस है? याद रखिए, वो है जिप्सम के लिए फेमस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं इसको हम लोग, जिप्सम के लिए। ये दो ऐसे खनिज हैं जो रीवा में सबसे बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन सिंगरौली और सीधी है कोयले के लिए, अनूपपुर है बॉक्साइट के लिए। क्लियर हुआ यहाँ तक? बस खत्म काम। आंसर क्या लगा दीजिए? आंसर लगा दीजिए रीवा। लेकिन अगर चीनी मिट्टी खिलौने की बात होगी, बर्तनों की बात होगी, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ग्वालियर, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? रीवा, ठीक है। चलिए अब आता है मध्य प्रदेश की खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई? अब बात हो रही है मिनरल्स पॉलिसी की। पहली बात तो ये मिनरल्स पॉलिसी की बात हो रही है, तो कौन मिनरल्स पॉलिसी बनाएगा? मध्य प्रदेश सरकार बनाएगी, याद रखिए। तो एमपी की मिनरल्स पॉलिसी कौन बनाएगी? मध्य प्रदेश सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने 2 बार बनाई है पॉलिसी। कितनी बार बनाई है? 2 बार। जब पहली बार बनाई थी 1995 में, ठीक है, और सेकंड बनाई है 2010 में, याद रखिए। तो अभी कौन सी चल रही है? अभी चल रही है इन प्रेजेंट 2010 की पॉलिसी चल रही है। क्वेश्चन पूछा गया है किस वर्ष बनाई गई, तो इसमें 2010 तो है ही नहीं, लेकिन इसमें पहली पॉलिसी का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1995। लेकिन इससे रिलेटेड हमारे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में इन प्रेजेंट कौन सी मिनरल पॉलिसी कंटिन्यू है, तो आंसर क्या आएगा? 2010 की मिनरल पॉलिसी अभी चल रही है। फर्स्ट पॉलिसी कब आई थी? 1995 में आई थी। पॉलिसी बनाई किसने है? एमपी गवर्नमेंट ने। तो रेगुलर इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? एमपी गवर्नमेंट की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम, मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम, ठीक है, मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम, एमपी मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये इसको इंप्लीमेंट करता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम जो है, मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो मध्य प्रदेश का है, ये कब स्टैब्लिश हुआ? तो आंसर लगा दीजिए 1962 में स्थापित हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन केवल एक आया, मिनरल्स पॉलिसी, हमने कितने क्वेश्चन बना लिए उससे। तो मिनरल्स पॉलिसी से क्वेश्चन आया है कि कब आई थी, तो पहली आई 1995 में। इन प्रेजेंट कौन सी चल रही है? 2010 की। कौन इंप्लीमेंट करता है? एमपी डेवलपमेंट सॉरी मध्य प्रदेश डेवलपमेंट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंप्लीमेंट करता है। कब बना है? 1962 में स्टैब्लिश हुआ था, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? 1995। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? और सबसे बड़ा पूछा गया, तो सबसे छोटा भी पूछ सकते हैं, तो सबसे बड़ा पूछा गया भाई साहब, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे छोटा भी मालूम होना चाहिए, छोटा कौन सा है, याद रखिए। तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है वो याद रखिए वो कौन सा है? वो आता है सोहागपुर। कौन सा है? सोहागपुर। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है उमरिया, याद रखिएगा। लेकिन देखिए इस पूरे इलाके में सोहागपुर का नाम ही लिखा नहीं है, इसलिए मालूम होना चाहिए सोहागपुर काय में आता है? सोहागपुर आता है शहडोल जिले में, याद रखिएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा हो गया? सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का शहडोल जिला। क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए शहडोल हुआ, उमरिया हुआ, सीधी सिंगरौली का इलाका लिखा हुआ है, सागर का इलाका लिखा है, जबकि सागर में क्या गोंडवाना है? अभी हमने क्या पढ़ा था? गोंडवाना से मिलता है कोयला। गोंडवाना है क्या? टीकमगढ़ का इलाका गोंडवाना में आता है? नहीं आता। अनूपपुर का इलाका आता है और शहडोल का इलाका आता है, लेकिन अनूपपुर में बॉक्साइट ज्यादा मिलता है, शहडोल में सबसे ज्यादा कोयला मिलता है।
उमरिया में सबसे कम छोटे कोयला माइन भी है, याद रखिएगा। तो सबसे छोटा कोयला क्षेत्र पूछेंगे तो यानी यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लार्जेस्ट कोल्ड फील्ड। अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्मॉलेस्ट कोल्ड फील्ड तो आंसर क्या आएगा, उमरिया। लार्जेस्ट कोल्ड फील्ड कौन सी आएगी, शहडोल। और शहडोल भी आंसर ना है, मान लीजिए ऑप्शन में क्या लिखा जाए, सुहागपुर, तो आंसर लगाइए सुहागपुर, क्योंकि इलाका सुहागपुर है अपने आप में। क्लियर है, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, कोयले की बात हो रही है तो कोयला कहाँ से मिलता है, कोयला मिलेगा गोंडवाना से, क्योंकि जब भाई धारवाड़ पूछ सकते हैं तो गोंडवाना भी पूछ सकते हैं। याद रखिए गोंडवाना रीजन से हमें क्या मिलता है, कोयला मिलता है एमपी में। क्लियर है यहाँ तक, तो देखिए आंसर आ गया शहडोल। ठीक है, तो सोहागपुर कोयला क्षेत्र है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है जो है शहडोल डिस्ट्रिक्ट में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है। तो पहली बात तो बारहसिंगा जो हमारा क्या है, राजकीय पशु मालूम ही है। उसका जो बॉटनिकल नेम, सॉरी उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, आपके रूसवर्स डाउफेली, रूसवर्स डाउसेली। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो हम याद कर ही लेंगे। महत्वपूर्ण है बाकी तीन के क्यों हैं, बाकी तीन कहाँ से आ गए। ठीक है, तो बाकी तीन भी आपको मालूम होने चाहिए, याद रखिए। तो रूसवर्स डाउसेली क्या है, हमारा राजकीय जो पशु है, स्टेट एनिमल जो है हमारा है, उसका नाम क्या है, बारहसिंगा। ठीक है, क्या नाम है, बारहसिंगा। पैराडाइज फ्लाई कैचर जो है वो हमारा स्टेट बर्ड है, राजकीय हमारी पक्षी है, स्टेट बर्ड है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है शाह बुलबुल। क्या नाम है, शाह बुलबुल, यानी इसी को हम कहते हैं दूधराज। क्या कहते हैं, दूधराज, ये हमारी स्टेट बर्ड है। थाइकस वैनलिंगस, थाइकस वैन गैसिलस, ये क्या है हमारी, याद रखिए ये हमारा स्टेट ट्री है। स्टेट ट्री कौन सा है हमारा, बरगद का वृक्ष, ये हमारा स्टेट ट्री का बॉटनिकल नाम है। टोटा प्यूटिरोरा, ये क्या है हमारी, ये हमारी राजकीय मछली है। और राजकीय मछली कौन सी है हमारी, महाशिर। क्या नाम है, महाशिर, ये क्या है हमारी, याद रखिए स्टेट फिश है। तो देखिए क्वेश्चन पूछने वाले ने केवल एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा, इसका मतलब है कि इन फ्यूचर में वो 3 क्वेश्चन और पूछ सकता है इससे रिलेटेड। तो याद रखिए रूसवर्स जो है हमारा बारहसिंगा वो क्या है, स्टेट एनिमल है। शाह बुलबुल दूधराज हमारी जो पैराडाइज फ्लाई कैचर है ये हमारी स्टेट बर्ड है। जो थाइकस है हमारा वो स्टेट ट्री है। जो टोरा प्यूटिटोरा है ये हमारी महाशिर मछली स्टेट फिश है। क्लियर है, तो चारों के नाम भी याद होने चाहिए। अब क्वेश्चन पूछा गया बारहसिंगा से, तो बारहसिंगा मिलता है आपको कान्हा किसली नेशनल पार्क में। पढ़ा था हमने कान्हा किसली नेशनल पार्क के बारे में, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कान्हा किसली नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, बारहसिंगा ही मिलता है, इसलिए इसका मैस्कॉट है, मैस्कॉट मतलब शुभंकर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसका शुभंकर का नाम क्या है, इसका नाम है भूर सिंह। क्लियर है, ये याद रखिएगा। जो नेशनल पार्क है हमारा आपके कान्हा किसली नेशनल पार्क, इसका जो मैस्कॉट है भूर सिंह, वो भूर सिंह है क्या, भूर सिंह बारहसिंगा ही है। क्लियर है यहाँ तक, तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, राजकीय पशु बारहसिंगा का नाम क्या है, रूसवर्स डाउसेली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय गान जो सुख का दाता सबका साथी, ये किसने लिखा है, इसके रचनाकार कौन है। ठीक है, याद रखिएगा। अभी 4 लोगों के नाम लिखे, हो सकता है आप चारों को ना जानते हो, लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ जाए, अगर आपके घर में किसी के पास गवर्नमेंट की डायरी होगी, जो एमपी गवर्नमेंट की डायरी होती है, एमपी गवर्नमेंट का जो कैलेंडर पब्लिश होता है देखिएगा। ठीक है, उस डायरी में वो डायरी का पहला पेज होता है, उस पर गीत लिखा हुआ है। इस गीत को लिखा है श्री महेश श्रीवास्तव ने। क्लियर है, याद रखिएगा महेश श्रीवास्तव ने लिखा है। अब महेश श्रीवास्तव कोई लेखक नहीं है, कोई बड़े साहित्यकार नहीं है, लेकिन बहुत बड़े अच्छे अधिकारी हैं, आईएएस रैंक के अधिकारी हैं। यानी एक प्रकार से साहित्यकार तो हुए, क्यों नहीं हुए। ठीक है, लिखा है, रचना लिखी है, तो जाने माने साहित्यकार है। लेकिन ऐसे नहीं इसके जैसे जावेद अख्तर या आपके कुमार विश्वास ऐसे साहित्यकार नहीं है, अधिकारी हैं। अधिकारी होने के साथ साथ साहित्यकार भी हैं। आपने सुना होगा अशोक वाजपेयी जो आपके भारत भवन के पहले डायरेक्टर थे, वो भी आईएएस अधिकारी हैं, वो भी जाने माने साहित्यकार भी हैं। तो महेश श्रीवास्तव आईएएस रैंक के अधिकारी हैं। इन्होंने लिखा है, याद रखिएगा, सुख का दाता सबका साथी। आंसर लगा दीजिए महेश श्रीवास्तव। ठीक है, याद रखिएगा महेश श्रीवास्तव आईएएस अधिकारी हैं, याद रखिए वर्तमान में ये। अगला देखें, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली किस वर्ष घोषित की गई। यहाँ ये नहीं पूछ रहा राजकीय मछली है क्या, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई किस वर्ष घोषित की गई। वर्ष तो हम पढ़ ही लेंगे, राजकीय मछली है कौन सी, राजकीय मछली है महाशिर। ये हमारी क्या है, राजकीय मछली है। कहाँ मिलती है ये मिलती है नर्मदा
नदी में मिलती है, याद रखिएगा, नर्मदा नदी में मिलती है। कौन से दो जिलों में विशेष रूप से मिलती है? दो महत्वपूर्ण जो जिले हैं वो हैं खरगोन और खंडवा। ये दो ऐसे जिले हैं जहां पर ये मछली विशेष रूप से देखी जाती है। नर्मदा नदी में पाई जाती है, महाशिर इसका नाम है, और इसे सन 2011 में राजकीय मछली अनाउंस किया गया था। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो केवल हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, केवल हमने सन 2011 पर टिक नहीं लगाया, उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखे कि राजकीय मछली की बात हो रही है तो उसका नाम क्या है, कौन सी नदी में मिलेगी, और खरगोन और खंडवा ऐसे दो जिले हैं इस इलाकों में ज्यादातर देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि महाशिर ब्रीडिंग सेंटर कहां पर है? याद रखिए, महाशिर प्रजनन केंद्र कहां बना हुआ है? ठीक है, ब्रीडिंग सेंटर कहां पर है, महाशिर प्रजनन केंद्र कहां पर है? याद रखिए, यह है खरगोन में। कहां पर है? खरगोन में। यहां से क्वेश्चन बन गया एक और। तो केवल एक क्वेश्चन नहीं था महाशिर से रिलेटेड 4 क्वेश्चन और सॉल्व हो गए आपके। क्लियर है? यही फायदा होता है टेस्ट सीरीज का। चलिए अगला देखें। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 2011 में राजकीय मछली घोषित किया गया था महाशिर को। अब आता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व तभी होंगे जब आपको पूरी की पूरी पंचवर्षीय योजना मालूम हो। लेकिन कौन याद करेगा इतनी, क्योंकि जरूरत भी नहीं है आपको पढ़ने की, याद रखिएगा। तो हम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, 5th ईयर प्लान की बात करते हैं, तो ये मालूम होता है कि 5 सालें बनती है, तो मालूम ही है। अभी तक कितनी बन चुकी हैं? 12 पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं। 2017 के बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हुई। 2017 के बाद से हमारे भारत में पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं? अभी तक 12 बनी हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो पहली का जो पंचवर्षीय योजना आई थी इसका समय था 1951 से 56। दूसरी थी 1956 से 62। ठीक है, याद रखिए। सॉरी, ठीक है, पहली थी 1951 से, याद रखिए, कब तक की चलेगी? 55 तक चली। 51 से 52, 53, 54, 55, याद रखिए। ठीक, फिर दूसरी आती है 55 से 61, तीसरी आती है 61 से 66, ये चली है, याद रखिएगा। ये 3 पंचवर्षीय योजना चली। चौथी कब से शुरू होनी चाहिए? 1966 से कब तक चलनी चाहिए? 72 तक। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, याद रखिएगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 65 में हमने इंडो चाइना वॉर हुई, सॉरी इंडो पाक वॉर हुई, याद रखिएगा। 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई, तो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी बहुत ज़्यादा लॉस में चली गई। हमारी इकोनॉमी बहुत ही कोलैप्स की कंडीशन में पहुंच गई, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर थी। यही कारण है कि इस दौरान पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई, बल्कि इस दौरान क्या लाया गया? इस दौरान 1966 से लेकर 69 तक, ठीक है, याद रखिए, 66 से लेकर 69 तक चलाया गया प्लान हॉलीडे, जिसको हम लोग कहते हैं योजना अवकाश। ठीक है, इस समय 1-1 साल की योजना लाई गई, ना कि पंचवर्षीय योजना। ठीक है, प्लान हॉलीडे कहते हैं इसको, योजना अवकाश कहते हैं। तो 1966 से लेकर 69 तक 1-1 साल की 3 योजना लाई गई थी, पंचवर्षीय योजना नहीं आई। यही कारण है जब लोग तुक्का लगाना शुरू करते हैं तो 51 से 55, 55 से 61, 61 से 66, 66 से 72 लगाने की कोशिश करते हैं, और पेपर इसलिए बिगड़ जाता है। अगली चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 69 से लेकर 74 तक। तो आंसर क्या आएगा? 69 से 74। क्लियर है? ये हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। कोई डाउट इसमें, कोई समस्या? यही क्वेश्चन मालूम होना जरूरी है, आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो 1969 से लेकर 74 है, गलती से 66, 72 मत लगा दीजिएगा, क्योंकि 1966 से लेकर 69 तक 1 ईयर की, 1-1 साल की 3 योजना आई थी, जिसको प्लान हॉलीडे कहते हैं, योजना अवकाश कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 1969 से 74। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, ट्राइसेम योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? अब डायरेक्ट योजना तो मालूम है, सबको मालूम होता है, याद कर लोगे, लेकिन महत्वपूर्ण ट्राइसेम का फुल फॉर्म अगर आ गया तो क्या मालूम होना चाहिए? ठीक है, कि भाई ट्राइसेम है क्या। ठीक है, ट्राइसेम का मतलब क्या है? ट्रेनिंग टू, याद रखिएगा, रूरल यूथ। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्या नाम है इसका? ट्रेनिंग टू रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार पैदा करने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने की बात की गई थी ट्राइसेम में। ठीक है, ट्रेनिंग टू रूरल यूथ, युवा, ग्रामीण युवाओं के लिए, रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसका फुल फॉर्म है, याद रखिए। यह स्कीम शुरू हुई थी 15 अगस्त 1979 में। 1979 में शुरू की गई थी इंदिरा गांधी के समय। उस समय पे स्वर्गीय इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री हैं।
याद रखिएगा। इस समय स्कीम को शुरू किया जाता है, याद रखिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो याद रखिए, इसको समझ लीजिए। तो ट्राइसेम जो योजना चल रही थी 1979 में, इसका उद्देश्य था 18 से लेकर 35 वर्ष तक के युवा, जो ग्रामीण युवा हैं, रूरल इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में युवा रहते हैं, उनमें स्वरोजगार पैदा करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको ट्रेंड करना, इसका लक्ष्य था। यही क्वेश्चन बन जाता है। तो हम केवल 1979 को ना पढ़ें, हम 1979 के साथ साथ ये भी पढ़ें कि ट्राइसेम का फुल फॉर्म क्या है, इसका पर्पस क्या है। क्लियर है यहाँ तक? याद रखिएगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए, याद रखिए, ट्राइसेम के बारे में भी कि 1979 में शुरू हुई थी, लेकिन साथ ही साथ इसका फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। अब आती है क्वेश्चन नंबर 18 आता है, मध्य प्रदेश की लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर कितनी है। याद रखिए, यहां से क्वेश्चन पूछा है। लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि 7 ईयर्स, 7 वर्ष और या इससे अधिक का ऐसा कोई भी नागरिक भारत में जो किसी भाषा को लिख सकता हो, पढ़ सकता हो, बोल सकता हो, बोलना तो आता ही है, लिख और पढ़ सकता हो, उसे क्या मान लेंगे हम? उसे हम साक्षर मान लेंगे। याद रखिए, पहला क्वेश्चन तो बन गया, 7 ईयर्स की बात हो रही है, ठीक है, याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि लिटरेसी जो पूछी जा रही है, याद रखिए, उसमें यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक लिटरेसी, सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? सर्वाधिक साक्षरता याद रखिए कौन से जिले की है, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? मिनिमम लिटरेसी कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? न्यूनतम साक्षरता किसकी है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मिनिमम लिटरेसी किसकी है और मैक्सिमम किसकी है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो केवल हम साक्षरता दर को पढ़ के छोड़ दें तो हमारा बहुत से क्वेश्चन आने की संभावना कम हो जाएगी। तो पहले तो साक्षरता दर में कौन से एज ग्रुप को शामिल करते हैं? 7 ईयर्स या से ज्यादा की एज ग्रुप को शामिल करते हैं। आंसर आएगा 69.32%। ये हमारी लिटरेसी रेट है 2011 के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके बाद अभी जनगणना नहीं हुई है। लेकिन अगर सर्वाधिक साक्षरता की बात करेंगे तो आंसर आएगा जबलपुर, याद रखिएगा, जबलपुर। और सबसे कम साक्षरता की बात करेंगे तो आंसर आएगा अलीराजपुर। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से सॉल्व हो गए क्वेश्चन हमारे। तो सर्वाधिक सबसे ज्यादा मैक्सिमम लिटरेसी कौन से डिस्ट्रिक्ट की है मध्य प्रदेश में? जबलपुर की। मिनिमम लिटरेसी किसकी है? अलीराजपुर की। ये क्वेश्चन बन सकता है हमारा लिटरेसी वाले टॉपिक से, याद रखिएगा। तो केवल हम 69.32% ना पढ़ें, हम साथ में ये भी पढ़ें कि मैक्सिमम लिटरेसी कहाँ की है और मिनिमम लिटरेसी भी कहाँ की है, ठीक है। चलिए, तो साक्षरता कितनी है याद रखिएगा? 69.3%। इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? 78 महिला साक्षरता कितनी है? 59.2%, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब आते क्वेश्चन नंबर 19। अयोध्या योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, अयोध्या पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसमें की गई थी? ठीक, सॉरी एक मिनट, ठीक, अयोध्या योजना की शुरुआत कब की गई थी? पहले तो अयोध्या योजना है क्या, इसको जान लेते हैं पहले तो। अयोध्या योजना जो याद रखिएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं इसमें अपने आप में। इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में, 2004 में शुरू हुई थी स्कीम। अयोध्या योजना का उद्देश्य था जो स्लम एरिया होते हैं, झुग्गी बस्ती होती हैं, वहां पे पक्की सड़कों का निर्माण करना, जो नालियां हैं की मरम्मत करना, ड्रेनेज सिस्टम में सुधार करना, जो ताकि गंदा पानी आपके कॉलोनी से बाहर निकलता रहे। तो स्लम एरिया की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? वहाँ रहने की व्यवस्था जो होती है वो पर्याप्त नहीं होती, पर्याप्त रोशनी नहीं होती, नालियों की पानी निकलने की जगह नहीं होती, ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता। इन सब के सुधार करने के लिए ही पूरे भारत में, एमपी में नहीं, पूरे भारत में योजना शुरू की गई थी। इसका नाम था अयोध्या योजना। क्लियर है, याद रखिएगा। तो अयोध्या योजना का पर्पस क्या है? स्लम एरिया में पक्की नालियों का निर्माण करना, सड़कें बनाना, साफ सफाई की व्यवस्था करना। इसी के लिए शुरू की गई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 2004 में योजना स्कीम शुरू की गई थी, याद रखिएगा। कौन सी योजना में? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसमें भले ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर आ गया 10वीं पंचवर्षीय योजना, लेकिन ये भी तो मालूम होना चाहिए कि अयोध्या योजना है क्या। तो अयोध्या योजना है क्या और कब शुरू हुई थी, ये भी मालूम पड़ गया आपको कि भाई 2004 में शुरू हुई थी। जो स्लम एरिया होता है, झुग्गी बस्ती होती है, ठीक है, उस इलाकों में पक्की सड़कों का निर्माण करना, नालियां बनाना, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर बनाना, इसके लिए उद्देश्य इसका, ये उद्देश्य था इसका। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20 है, उद्योग संवर्धन नीति किस वर्ष लागू की गई? ठीक है, याद रखिए। तो हमारी जो इंडस्ट्री प्रमोशन पॉलिसी है वो कब आई थी, यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उद्योग संवर्धन नीति कब आई थी मध्य प्रदेश की। ठीक है, अब उद्योग संवर्धन नीति की बात हो रही है तो पहली नीति का भाई ये मालूम होना चाहिए, अगली नीति का भाई ये मालूम होना चाहिए, याद रखिएगा। तो उद्योग संवर्धन नीति जो हमारी है वो है 2010 में आई थी। उद्देश्य का पर्पस क्या है?
ठीक है, इसका पर्पस, सबसे महत्वपूर्ण जो पर्पस है वो है सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करना। क्योंकि मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री शुरू करने के लिए क्या सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, 50 किस्म की परमिशन लेनी पड़ती है। और जब 50 किस्म की परमिशन लेनी पड़ती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में समस्या ये आती है, सॉरी, ठीक है, ऐसी स्थिति में समस्या ये आती है कि करप्शन बहुत तेजी से बढ़ता है। व्यक्ति को हर जगह अलग अलग जगह पर जाके परमिशन लेनी पड़ेगी, इन्वायरमेंट परमिशन अलग, फूड की अलग लेनी पड़ रही है, ठीक है, लेबर मिनिस्ट्री की अलग से लेनी पड़ रही है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए एमपी गवर्नमेंट ने सारे डिपार्टमेंट के जो फाइलें सिस्टम है उसको एक ही जगह पे ले आए, उससे कहा गया सिंगल विंडो सिस्टम। यानी एक ही जगह पर आपको सारी परमिशन मिल जाएंगी, आप केवल इंडस्ट्री लगाओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, ये सब उद्देश्य था। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाइए, सर्विस सेक्टर को ग्रो कीजिए, यही इस पॉलिसी का पर्पस है। क्लियर है? यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण शब्द आता है सिंगल विंडो सिस्टम, यही सबसे बड़ा शब्द है इसके लिए इस पॉलिसी में, याद रखिएगा। शुरुआत कब हुई? 2010 में हुई। ठीक, तो ये वो टॉपिक है। अब 2010 की बात चल रही है, ठीक है, 2010 की अगर बात चल रही है तो कौन सी पंचवर्षीय योजना होगी इस समय? इस समय याद रखिएगा 2002 से लेकर 2007 तक चली है 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, 2002 से लेकर 2007 तक चली है 10वीं पंचवर्षीय योजना, और 2007 से शुरू होकर 2012 तक चलती है 11th फिफ्थ ईयर प्लान, 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका मतलब क्वेश्चन अगर आ जाए कि मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, इंडस्ट्री प्रमोशन पॉलिसी कौन सी फिफ्थ ईयर प्लान में शुरू की गई थी, तो आंसर क्या आएगा? 11th फिफ्थ ईयर प्लान में शुरू की गई थी। ये वो क्वेश्चन है जो आने की संभावना ज्यादा होती है हमारे एग्जाम में। क्लियर है? तो 2010 में शुरू की गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा आज अपने 20 क्वेश्चन और सॉल्व किए लेक्चर 2 में। ठीक है, जो हमारे एग्जाम है इससे रिलेटेड हमने जानकारी और प्राप्त करी, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हमने केवल 20 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, हमने हर एक क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन में जिससे और क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, उनको भी देखा है। हमने हर एक ऑप्शन में नए नए तरीके ढूंढे हैं कि भाई अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है किशोर कुमार का जन्म कहाँ पे हुआ, तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट नहीं पढ़ा है, हमने ये भी देखा किशोर कुमार की समाधि पे अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या आएगा। क्लियर है? तो याद रखिए यही फायदा होता है टेस्ट सीरीज का, जिसमें आप केवल 1 या 10 या 20 या 25 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं यहाँ, बल्कि आप उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और भी संभावनाओं को पता करते हैं कि इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। यही हमारी इस टेस्ट सीरीज का, महातांडव सीरीज का उद्देश्य है। इस याद रखिए इस टेस्ट सीरीज में आपको मध्य प्रदेश के जीके के, ठीक है, आईसीटीसी के, जनरल इंजीनियरिंग के, ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूरे मिलते रहेंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन इसमें 4000 से ज्यादा क्वेश्चन कराने का आपका लक्ष्य रखा गया है हमारे संस्थान के द्वारा कि भाई 4000 से ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा सके। ठीक है, इसलिए ज्वाइन कीजिए लक्ष्य बैच को। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी समय है आपका, अच्छे से परफॉर्मेंस आपकी अच्छी सुधर सकती है, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। फोकस के साथ अभी पढ़िए, अभी बहुत लंबा समय है, आराम से तैयारी हो जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। याद रखिए पूरा का पूरा सिलेबस कवर है। ठीक है, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, इस लक्ष्य कोर्स के माध्यम से, इसमें हमारे जो कोर्स में कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस किया गया है, जबकि पूरा का पूरा पाठ्यक्रम 100% सिलेबस में एक एक पॉइंट को कवर किया गया है। याद रखिए यही हमारा इसका क्लासेस का, लक्ष्य का, बैच का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ताकि आपकी तैयारी पूरी हो सके, कोई इस प्रकार की आधी अधूरी तैयारी ना हो सके। ठीक है, तैयारी परफेक्ट तैयारी हो, इसलिए समय से पहले हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर रही है, ताकि अपनी परफॉर्मेंस को भी आप जज कर सकें कि भाई इसमें क्या क्या गलतियां हो रही हैं, उसको अभी से समाधान कर सकें। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा आप मिल सकते हैं हमसे, ठीक है, हमसे ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से भी। टेलीग्राम के माध्यम से भी आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, PDF में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में महातांडव सीरीज के साथ ही आगे बढ़ेंगे हम। टिल देन गुड बाय।